नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास, मौत आई दबे पांव, पार्ट 6। अगले रोज 11 बजे तक विष्णु मोहन अधिकारी का मृत शरीर खंडाला के जनरल अस्पताल की मोर्ग से घर आकर शमशान घाट पहुंच गया। तब सब लोग, क्योंकि शमशान घाट पर जमा थे, इसलिए डॉक्टर ने उस मौके का फायदा उठाया। वो चुपचाप वहां से खिसक बाहर पार्किंग में आकर अपनी कार में सवार हुआ और अधिकारी की कोठी पर पहुंचा। कोठी सुनसान पड़ी थी। वो अपनी कार को सीधा पिछवाड़े में गैरेज के सामने तक ले गया। कार से निकलकर उसने गैरेज के ऊपर बने कमरे का मुआयना किया। खपरेल की ढलुआ छत वाला वो कमरा बाहर से काफी बड़ा मालूम होता था। उसके सामने एक रेलिंग लगी राहदारी थी, जिस तक नीचे से लोहे की गोल सीढ़ियां पहुंचती थी। उसने कार में से कार्डबोर्ड की पेटी निकाली और सीढ़ियों के रास्ते ऊपर पहुंचा। जैसा कि अपेक्षित था, कमरे का दरवाजा ताले से बंद नहीं था। उसने उसका हैंडल घुमाकर उसे भीतर को धक्का दिया तो वो निशब्द खुल गया। उसने भीतर कदम डाला। नीम अंधेरे में उसकी निगाह पैन होती हुई चारों तरफ घूमी। उसने पाया कि वहां धूल, मिट्टी और जालों का बोलबाला था। कमरे के बीच में एक ऑफिस टेबल लगी हुई थी, जिसके पीछे एक एग्जीक्यूटिव चेयर थी और सामने 3 विजिटर्स चेयर्स थी। उसी टेबल पर प्लास्टिक के कवर से ढका एक टाइपराइटर रखा था और टेबल की पैनल में एक कॉल बेल का बटन लगा हुआ था, जिससे पता नहीं उन दिनों कोई कॉल बेल बजती थी या नहीं। टेलीफोन कनेक्शन वहां नहीं दिखाई दे रहा था। एक दीवार के साथ एक फाइलिंग कैबिनेट लगी हुई थी, जिसके साथ सटा एक 2 सीट वाला सोफा रखा हुआ था। डॉक्टर ने सोफे को जरा आगे सरकाया और कार्डबोर्ड की पेटी को उसके पीछे छुपा दिया। फिर वो वापस शमशान घाट पहुंच गया। किसी ने उसकी तरफ तवज्जो न दी। लगता था कि किसी को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि कुछ अरसा वो वहां से गैर हाजिर रहा था। उसने देखा कि वकील शेखर साबले गंभीर मुद्रा बनाए बाकी लोगों से अलग थलग खड़ा था। डॉक्टर उसके करीब सरक गया। उसे करीब पहुंचा पाकर साबले की भवें उठी। बहुत सी खूबियां थी मरने वाले में। वार्तालाप शुरू करने की नीयत से डॉक्टर खामखा बोला। साबले ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ पता चला कि परसों रात को आपके ऑफिस में कौन घुसा था? नहीं, साबले बोला। सच पूछो तो मैं तो इतना बिजी रहा था कि भूल ही गया था उस बात को। फिर तो आपको ये भी खबर नहीं लगी होगी कि चोर वहां से कुछ ले गया था या नहीं। ले गया था तो क्या ले गया था? दुरुस्त। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, क्यों पूछ रहे हो? कोई खास वजह नहीं। सुना है कुछ अरसा पहले मिस्टर अधिकारी ने अभिषेक को प्रोनोट लिखवाकर एक मोटी रकम उधार दी थी। ऐसा कोई प्रोनोट था तो वो आप ही की कस्टडी में होगा। जाहिर है, अधिकारी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मेरी कस्टडी में हैं। तभी तो कहा। लेकिन क्यों कहा? खास ये प्रोनोट वाली बात करने की कोई वजह तो होगी। वजह क्या होनी है? डॉक्टर लापरवाही से बोला। मैं तो बस यूं ही सोच रहा था कि वो प्रोनोट आपके ऑफिस में है या नहीं। तुम्हारा ख्याल है कि उस प्रोनोट के लिए चोर मेरे ऑफिस में घुसा था? ख्याल क्यों पूछते हैं? चेक ही क्यों नहीं कर लेते? क्या मुश्किल काम है? साबले कुछ क्षण नेत्र सिकोड़े उसे घूरता रहा और फिर बोला, उस प्रोनोट को कौन चोरी करना चाहेगा? प्रोनोट लिखने वाले के बारे में क्या ख्याल है? फिर तत्काल ही वो साबले के पास से परे सरक गया। अभिषेक के लिए साबले के मन में संदेह का बीज उसने बो दिया था और यही उसकी मंशा थी, क्योंकि मीरा को कत्ल से दूर रखने का ये भी एक तरीका था कि किसी दूसरे को उस कलंक के करीब खींचा जाता। 2 बजे के करीब मीरा गैरेज के ऊपर वाले ऑफिस में पहुंच पाई। अपनी कार कोठी के ड्राइव वे में से निकालकर वो पिछवाड़े की एक सड़क पर खड़ी कराई, ताकि उसे तलाश करता कोई जब उसकी कार को कोठी में मौजूद न पाता तो वो यही समझता कि वो उस पर सवार होकर कहीं चली गई हुई थी। बहरहाल डॉक्टर परमार के अलावा तब किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ थी और क्या कर रही थी। बेमुरव्वत थिएटर दीवाने निधि और प्रभात शमशान घाट से ही थिएटर को रवाना हो गए थे। अभिषेक कोठी तक उसके साथ वापस आया था, लेकिन उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया। डॉक्टर परमार शमशान घाट पर प्रत्यक्ष था
अफसोस करने की नीयत से जब उसके करीब आया था तो फुसफुसाकर उसे बता गया था कि कार्डबोर्ड की पेटी उसने वहां पहुंचा दी थी और वो कहाँ पड़ी थी। मीरा ने सबसे पहले मेज और उसके इर्द गिर्द की धूल झाड़ी थी और फिर सोफे के पीछे से पेटी बरामद करके उसमें से वो शॉर्टहैंड की कॉपियां छांटी थी जिनकी डिक्टेशन का ताल्लुक उसके पति को भेजी गई रिपोर्टों से था। साधारणतः दूसरे की शॉर्टहैंड पढ़ना दुश्वारी का काम होता है, लेकिन वो दुश्वारी आलोका की शॉर्टहैंड पढ़ने में मीरा को कोई खास पेश न आई। दुश्वारी ये पेश आई कि रिपोर्टों से संबंधित डिक्टेशन कॉपियों में लगातार नहीं थी। बीच बीच में और विषयों से संबंधित चिट्ठियां आ जाती थी जिनकी वजह से किसी एक रिपोर्ट में तालमेल बनाए रखना कठिन लगता था। फिर भी पूरी तन्मयता से काम करती तब तक वो 12-13 फुल स्केप शीट टाइप कर चुकी थी। तब तक उसने वही रिपोर्टें पढ़कर टाइप की थी जो खुद उससे और डॉक्टर परमार से संबंधित थी। तब तक उन रिपोर्टों में से कोई नई बात सामने नहीं आई थी। मुख्यतः उनमें वही कुछ था जो कि वो सरसरी तौर पर निधि के कमरे में उनकी प्रतिलिपियों में पढ़ चुकी थी। उसके बाद उसने टाइप के लिए प्रभात के कारनामे चुने। 2 घंटे मुतवातर काम करने के बाद उसने टाइपराइटर परे धकेला और मेज पर एक दराज बाहर निकालकर उस पर पांव टिका लिए। वो कुर्सी पर अधलेटी सी हो गई। उसने आंखें बंद कर ली और सोचने लगी। पिछली रात डॉक्टर परमार की सोहबत में उसके साथ हुआ लंबा वार्तालाप उसके जहन में बजने लगा। वो फिर डॉक्टर द्वारा रेखांकित किए मर्डर सस्पेक्ट्स के बारे में सोचने लगी। खुद अपने बारे में तो उससे बेहतर कौन जान सकता था कि वो गुनहगार नहीं थी। ऐन ऐसा ही एतबार उसे डॉक्टर परमार पर था। बाकी 4 जने वही बचते थे जिन्हें डॉक्टर ने पिछली रात लॉज के चार्टर्ड मेंबर्स की संज्ञा दी थी। इनमें से किसी भी सूरत में उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि निधि कत्ल कर सकती थी या कत्ल में शरीक हो सकती थी। प्यार की खातिर या पैसे की खातिर निधि जैसी किसी लड़की ने पहले कभी कत्ल न किया हो ऐसा तो नहीं था, लेकिन वो इस बात को एतबार में नहीं ला पा रही थी कि वो वैसी हौलनाक चिट्ठी कर सकती थी जो कि मीरा से संबोधित प्रिंटर में लगी पाई गई थी। क्योंकि ये तो निश्चित था कि अगर उसके पति का कत्ल हुआ था, जो कि हुआ था, तो वो चिट्ठी जाली थी। उसका पति आत्महत्या की ओर इशारा करती चिट्ठी लिखकर पीछे नहीं छोड़ सकता था। उस घड़ी उस चिट्ठी का मकसद फिर उसके जहन में उभरने लगा। उसी छक्के छुड़ा देने वाली उस चिट्ठी का एक एक अक्षर यूं याद आने लगा जैसे वो उसे तभी पढ़कर हटी हो। ऐसा तभी संभव हो सका क्योंकि उस घड़ी वो तन्हा थी और उसके जहन में और कोई ख्याल नहीं था। परसों सुबह उस चिट्ठी की बरामदी के वक्त उसने सहज ही स्वीकार कर लिया था कि वो चिट्ठी एक सुसाइड नोट थी। उसकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का कोई संदेह उसे तब कतई नहीं हुआ था, लेकिन कत्ल की रूह में अब जबकि स्थापित हो चुका था कि वो चिट्ठी उसके पति की लिखी नहीं हो सकती थी, तो वो अनायास ही उसकी एक एक शब्द में कोई भेद तलाशने लग गई। उसकी छठी इंद्री उसे एकाएक चेताने लगी कि कहीं कोई गड़बड़ थी। लेकिन क्या गड़बड़ थी? उस सवाल का जवाब तलाशने के लिए वो बार बार चिट्ठी के हर शब्द का अक्स अपने जहन में उतारने लगी। एक गड़बड़, एक गलत बयानी बिजली की तरह उसके जहन में कौंधी। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली और सीधी होकर बैठ गई। यकीनन वो चिट्ठी बड़ी चतुराई से तैयार की गई थी। उसकी हर बात विश्वास के काबिल थी, सिवाय उस एक छोटी सी बात के जो कि अब उसे सूझी थी। चिट्ठी में वो ही बात ऐसी थी जो कि उसके पति की लिखी नहीं हो सकती थी, इसलिए वो चिट्ठी उसके पति की लिखी नहीं हो सकती थी। तो फिर कौन था उस शरारती चिट्ठी का रचयिता? वो चिट्ठी लिखने के पीछे उसकी मंशा क्या थी? पहले सवाल का जवाब उसे तत्काल सूझा, अलबत्ता दूसरे सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। हेलो, उसने चिहुक कर सिर उठाया। आगंतुक मुस्कुराया। मीरा ने जोर से थूक निकली। किस कदर वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे उसके आगमन की जरा भी भनक नहीं लगी थी। न सीढ़ियों पर पड़ते कदमों की आहट उसे मिली थी और न उसके दरवाजा खोल के भीतर दाखिल होने की।
उसको तो उसके आगमन की तब भी कोई खबर नहीं लगी थी, जबकि वो ऐन उसके सिर पर आ खड़ा हुआ था। वो बोला ना होता तो शायद अभी तक न लगती। यहाँ क्या कर रही हो? मीरा से उत्तर देते न बना। वो उसे नहीं बता सकती थी कि वो वहां क्या कर रही थी। आगंतुक ने मुस्कुराते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। मीरा घबराकर उठ खड़ी हुई। डॉक्टर परमार अपने क्लिनिक में बैठा कॉफी चुसक रहा था और सोच रहा था। कितनी ही बातें उसके जहन में एक दूसरे से गुड़मुड़ हो रही थी, जिन्हें कि वो कोई तरतीब देने की कोशिश कर रहा था। उनमें अहम तरीन वो चिट्ठी थी जो कि मीरा ने नष्ट कर दी थी। क्या उद्देश्य था मीरा का उस चिट्ठी को नष्ट करने के पीछे? मौजूदा हालात में क्या कोई, खास तौर से पुलिस, मानती कि ऐसा किसी चिट्ठी का अस्तित्व था? शायद चिट्ठी के रहस्य पर से भी उन रिपोर्टों की वजह से ही पर्दा उठे, जिन्हें की जरूर उस घड़ी मीरा टाइप कर रही थी। दूसरी अहम बात ये थी कि अधिकारी की मौत वाली रात को भोजानी उसकी कोठी पर गया था। तब उसके साथ उसकी सेक्रेटरी आलोका थी, जिसे एक कार में बैठा छोड़कर वो चोरों की तरह कोठी में दाखिल हुआ था। क्या उसके कत्ल का उस विजिट से कोई रिश्ता था? क्या उस रात उसने ऐसा कुछ वहां देख लिया था जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था? उस बाबत आलोका से हुआ वार्तालाप उसने अक्षरश अपने जहन पर उतारा। उसके ज्ञान चक्षु खुले। आलोका से सुनी एक बात के नए मायने तब उसकी समझ में आए। एकाएक वो उठा और एक कोने में रखी अपनी उस फायरिंग कैबिनेट के करीब पहुंचा, जिसमें कि वो अपने मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री का, बीमारी, विजिट की तारीख, निदान, इलाज जैसा रिकॉर्ड रखता था। एक खास रिकॉर्ड उसने वहां से बरामद किया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। जब वो उस काम से निपटा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। बढ़िया, यहाँ क्या कर रही हो? आगंतुक ने अपना सवाल दोहराया। मीरा ने व्याकुल भाव से सीढ़ियों के दहाने के दरवाजे की तरफ देखा और फिर अपने सामने मुस्कुराते खड़े आगंतुक पर निगाह दौड़ाई। यहाँ कैसे आ गया? सवाल का जवाब देने की जगह खुद उसने सवाल किया। तुम्हारी ही तलाश ले आई। वो फिर मुस्कुराया। तुम्हें कोठी में ना पाकर लौट रहा था तो कार चलाता इत्तेफाक से पिछली सड़क पर पहुंच गया। वहां तुम्हारी कार खड़ी देखी, एन इस जगह के पिछवाड़े में। बड़ी हैरानी हुई। फिर मैंने अपनी कार भी वहीं खड़ी कर दी और पिछवाड़े के रास्ते से कोठी के बैकयार्ड में घुसा। इत्तेफाक से ही निगाह सीढ़ियों पर पड़ गई। उनके गैर इस्तेमाल से धूल से अटी होने की वजह से धूल में बने जनाना कदमों के निशान मुझे साफ दिखाई दिए। उत्सुकतावश यहाँ ऊपर चला आया। मैं बयान नहीं कर सकता कि तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी हैरानी हुई। मुझे भी कम हैरानी नहीं हुई आपको यहाँ देखकर। मीरा बड़ी कठिनाई से बोल पाई। क्या हो रहा है? उससे उत्तर देते न बना। टाइप कर रही थी। मीरा ने बेचैनी से पहलू बदला। जरा देखें तो क्या टाइप कर रही थी? उसने टाइप शुदा कागजों की तरफ हाथ बढ़ाया। नो, तत्काल मीरा बोली। नो। क्यों भला? आगंतुक की भवें उठी। इन कागजात में ऐसा कुछ नहीं है जो आप पहले से नहीं जानते। अच्छा, सब आप ही का तो किया धरा है। क्या? वो चिट्ठी भी आपने लिखी थी? चिट्ठी? वो सकपकाया। कौन सी चिट्ठी? जो कि उन्होंने नहीं लिखी थी, जो कि हो ही नहीं सकता था कि उन्होंने लिखी होती। आगंतुक के नेत्र सिकुड़े। उसके चेहरे पर चिंता के भाव आए। तुम किस चिट्ठी की बात कर रही हो? तब एकाएक उसके वक्ती जोश को ब्रेक लगी और उसे एहसास हुआ कि इस चिट्ठी का जिक्र करके उसने बहुत बड़ी गलती की थी। वो उस वक्त एक ऐसे शख्स के सामने तन्हा, मजबूर और बेयारो मददगार खड़ी थी जो कि 2 खून कर चुका था। वो हकीकत जाने बिना उसे वहां से नहीं जाने देने वाला था और हकीकत जान लेने के बाद उसके लिए मीरा का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देना इंतहाई जरूरी हो जाता। लेकिन जो शख्स कभी उसकी मोहब्बत का दम भर चुका था, वो क्या उसके खून से अपने हाथ रंगता? क्यों न रंगता? जरूर रंगता। जब उसे मीरा को अपने पति के कत्ल के इल्जाम में फंसाने से गुरेज नहीं हुआ था, तो कत्ल से, एक और कत्ल से क्यों गुरेज होता? वही तो था उसके खिलाफ फर्जी चिट्ठी प्लांट करने वाला, उसके कमरे में कैप्सूल के खाली खोल प्लांट करने वाला। कैसे वो उस दुश्वारी से निजात पाए? उसको मेज की पैनल में लगे
घंटी के पुश बटन का ख्याल आया। उसने पुश बटन अपनी जांघ से ये प्रार्थना करते हुए दबाया कि कोठरी में उसके द्वारा हुई प्रतिक्रिया कोई सुन ले। सुनकर भी कोई एकाएक तो वहां नहीं पहुंच सकता था। थोड़ा वक्त तो लगना ही था उसके काम में। वक्त? हाँ, उसे वक्त हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। उसने दिलेरी से उसे बताया कि वो किस चिट्ठी की बात कर रही थी और उसमें क्या लिखा हुआ था। वो बड़ी धीरज के साथ बोला, तो तुम्हारा कहना है कि अधिकारी ने वो चिट्ठी नहीं लिखी थी? हाँ। किसी और ने ऐसी चिट्ठी क्यों लिखी? वजह मुझे मालूम नहीं। शुक्र है कोई तो बात है जो तुम्हें मालूम नहीं। तुम किस बिना पर कहती हो कि वो चिट्ठी अधिकारी ने नहीं लिखी थी? उस चिट्ठी में मेरे ऊपर इल्जाम था कि हमारी शादी के बाद गढ़ बनेश्वर में मेरा किसी लड़के से अफेयर था। तो चिट्ठी में उस जगह को ऐसे नहीं लिखा गया था। चिट्ठी में जगह का नाम बनेश्वर गढ़ लिखा गया था। मैं अभी भी कुछ नहीं समझा। उधर के रहने वाले लोग आदिकाल से उस जगह को गढ़ बनेश्वर के नाम से पुकारते हैं। वो जगह सिंहगढ़, रायगढ़ या राजगढ़ वगैरह की तरह बनेश्वरगढ़ नहीं कहलाती। अधिकारी साहब उस इलाके के रहने वाले थे। उनके दिवंगत बड़े भाई उस इलाके के रहने वाले थे, जिनकी की निधि और अभिषेक औलाद है। डॉक्टर परमार वहां से करीब ही पंचगनी में प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए वो भी उस जगह को प्रचलित लोकल नाम से गढ़ बनेश्वर के नाम से पुकारते हैं। लिहाजा इन लोगों में से किसी ने वो चिट्ठी लिखी नहीं हो सकती। अब बाकी या प्रभात बचता है या आप बचते हैं। मैं? जी हाँ, महान वकील, मेरे पति के लीगल और फाइनेंशियल एडवाइजर दोस्त और हित चिंतक। डॉक्टर परमार होटल आदर्श पहुंचा। रिसेप्शन पर ठिठकने के स्थान पर वो बड़े अधिकारपूर्ण ढंग से सीधा सीढ़ियों की ओर बढ़ा और दूसरी मंजिल पर पहुंचा। उसने गलियारे में कदम रखा ही था कि एक कमरे का दरवाजा खोलकर एक वेटर ने बाहर कदम रखा। बतौर पेशेंट वो वेटर उसका जाना पहचाना था। गुड। डॉक्टर करीब पहुंचा तो वेटर ने उसका अभिवादन किया। कैसे हुई बारे? डॉक्टर मुस्कुराता हुआ बोला। चौंका हूं जी, गुर्दे का दर्द दोबारा तो कभी नहीं हुआ। बढ़िया। आप यहाँ कैसे डॉक्टर साहब? मिस्टर प्रभात कुमार से मिलने आया था। कौन सा कमरा है उनका? 24। वो करीब के एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा करता हुआ बोला। लेकिन वो तो कमरे में नहीं है। अच्छा। जी हाँ, इस वक्त कभी होते भी नहीं। शायद हाँ, लेकिन इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? कमरों की सफाई कर रहा हूँ साहब। चादरें तौलिए वगैरह बदल रहा हूँ। इस काम के लिए तो तुम्हारे पास हर कमरा खोल सकने वाली मास्टर की होती होगी। होती है साहब, है। मैं जरा मिस्टर प्रभात के कमरे में झांकना चाहता हूँ। तत्काल वेटर के चेहरे पर संशय के भाव आए। तुम भले ही मेरे साथ रहना, डॉक्टर बोला। वो किस लिए? ताकि तुम्हें तसल्ली रहे कि मैंने वहां से कोई चीज चुराने की कोशिश नहीं की। अरे साहब, कैसी बातें करते हैं आप? इतने बड़े डॉक्टर ऐसा काम करेंगे? वही तो। लेकिन गुर्दे की एक बहुत अच्छी दवा मेरे पास आई है। उसका 15 दिन का कोर्स है और गारंटी है दोबारा कभी दर्द न होने की। मुझे वो सैंपल के तौर पर मिली है, इसलिए जाहिर है कि वो मैं तुम्हें फ्री में दे सकता हूँ। कभी आकर ले जाना। शुक्रिया डॉक्टर साहब, वेटर हर्षित स्वर में बोला। तो वो कमरा मिस्टर प्रभात कुमार का? मैं अभी खोलता हूँ साहब। वेटर ने मास्टर की लगाकर 24 नंबर कमरे का ताला खोला और दरवाजे को भीतर को धक्का दिया। उसने डॉक्टर को इशारा किया। डॉक्टर भीतर दाखिल हुआ। उसने फुर्ती से मेज का दराज, वार्डरोब, बाथरूम वगैरह का मुआयना करना शुरू किया। वेटर दरवाजे के पास ही ठिठका रहा। डॉक्टर ने नोट किया कि उसकी निगाह भीतर कमरे की तरफ होने की जगह गलियारे में उस तरफ थी, जिधर की ऊपर को जाती सीढ़ियां थी। 2 मिनट में वो अपनी तलाशी से फारिग हो गया। जिस चीज की तलाश में वो वहां आया था वो तो उसे वहां न मिली, लेकिन एक मेज के दराज से ज्यादा दिलचस्प और चौंकाने वाली 2 चीजें मिली। एक सर्टिफिकेट, दूसरी 8 गुना 10 की एक ब्लैक एंड व्हाइट पुरानी तस्वीर। गुड। वो दोनों चीजें उसने अपने कोट के भीतर छुपा ली। अब वो स्थानीय डाकखाने का भी एक चक्कर लगा सकता था, जहां से माकूल जवाब न मिलने की सूरत में बैंक का। फिर वो दरवाजे के पास पहुंचा।
साहब तो वाकई नहीं है कमरे में, वो बाहर गलियारे में कदम रखता मुस्कुराता हुआ बोला। वेटर ने पीछे दरवाजा बंद करके उसे पूर्वता ताला लगा दिया और सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, मैंने भी देखा साहब, वाकई नहीं है। डॉक्टर वहां से विदा हो गया। इधर आओ, शेखर साबले ने आदेश दिया। मीरा को मजबूरन मेज के पीछे से हटना पड़ा। साबले ने पांव की ठोकर से एक विजिटर चेयर्स को मेज से परे किया और बोला, बैठो। डरती झिझकती मीरा कुर्सी पर ढेर हो गई। चिट्ठी के लेखक के तौर पर वो बोला, मुझे क्यों चुना? क्योंकि अधिकारी साहब की जिंदगी में प्रभात का कोठी में कदम रखना मना था। उस चिट्ठी के चक्कर में स्टडी में कदम रखने की उसकी मजाल नहीं हो सकती थी। इसके विपरीत आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप कोठी में कहीं भी विचरने के लिए पूरी तरह आजाद थे। आई सी। कंप्यूटर के ड्राइव में किसी फ्लॉपी का ना होना और चिट्ठी का हस्ताक्षरों के बाद भी प्रिंटर में पाया जाना भी इस बात का सबूत है कि वो चिट्ठी मेरे पति ने तैयार नहीं की थी। चिट्ठी मेरे पति ने तैयार की होती तो उन्होंने उसे साइन करके उस साइड टेबल पर रखा होता, जहां की हर सुबह मैं उनकी ब्रेकफास्ट ट्रे लाकर रखती थी, और उन्होंने अपनी कथित आत्महत्या से पहले फ्लॉपी ड्राइव में से फ्लॉपी निकालना जरूरी न समझा होता। शायद जरूरी समझा होता तो उसे निकालकर उस बक्से में ही रखा होता जिसमें की बाकी फ्लॉपियां पड़ी थी। पुलिस स्टडी की बहुत बारीकी से तलाशी ले चुकी है और वहां उपलब्ध तमाम फ्लॉपीज को अपने काबू में कर चुकी है। उस चिट्ठी वाली फ्लॉपी अगर उनके कब्जे में पहुंची होती तो चिट्ठी की खबर उनको भी लगी होती। तब चिट्ठी को लेकर उन्होंने मेरे पर सवालों की ऐसी झड़ी लगाई होती कि मेरी तौबा हो जाती। हकीकतन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। काफी होशियार हो गई हो। आप खुद अपनी जुबानी कह चुके हैं कि भोजानी की रिपोर्टों का जिक्र मेरे पति आपसे करते थे। ऐसा जिक्र वो किसी और से भी करते हों, मुझे नहीं लगता। ऐसे जिक्र के काबिल और कोई था तो वो मैं थी, लेकिन मैं तो खुद उनकी जांच पड़ताल का निशाना थी, इसलिए मेरे से जिक्र का सवाल ही नहीं पैदा होता था। यानी कि किसी रिपोर्ट में दर्ज कोई बात रिपोर्ट देने वाले को या लेने वाले को छोड़कर किसी को मालूम हो तो वो आप थे। यानी कि मुझ पर इल्जाम लगाती जिन बातों का जिक्र उस चिट्ठी में था, उनसे भोजानी या मेरे पति के अलावा कोई वाकिफ था तो वो आप थे। भोजानी भला वो चिट्ठी क्यों लिखता? वो अपनी क्लाइंट का कत्ल क्यों करता? ऊपर से खुद उसका कत्ल हो जाना इस बात का सबूत है कि उसका मेरे पति की मौत से कुछ लेना देना नहीं। अब अगर वो चिट्ठी मेरे पति ने नहीं लिखी थी तो यकीनन आपने लिखी थी। क्यों? ये तो आप बताइए। ये जो तुम टाइप कर रही हो, क्या है ये? मीरा ने बता दिया। जो बात वो हाथ बढ़ाकर खुद ही जान सकता था, उसे छुपाने का क्या फायदा था? वार्तालाप को लंबा लटकाने की खातिर उसने ये भी बता डाला कि मूल प्रतिलिपियों को निधि ने नष्ट कर दिया था और कार्बन कॉपियों को मुंबई से आए 2 मवालियों ने। भोजानी की सेक्रेटरी आलोका भोंसले के फ्लैट पर वो बोली, उस पर हमला करने वाले और फिर वहां पहुंचे डॉक्टर परमार को उसके साथ फ्लैट के स्टोर में बंद करने वाले भी आप थे। वहां क्यों पहुंच गए आप? क्यों किया वो सब आपने? ये कोई मुश्किल सवाल नहीं। जाहिर है कि रिपोर्टों की खातिर। उनकी मूल प्रतियां मुझे पता था कि अधिकारी की स्टडी टेबल में थी, लेकिन वो वहां से पुलिस के किए बरामद नहीं हुई थी। तब मुझे क्या पता था कि उन्हें वहां से निधि निकाल ले गई थी। कार्बन कॉपियां भोजानी के दफ्तर में होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी वहां नहीं थी। तुम कहती हो कि वो किन्हीं मवालियों के पास थी और उन्होंने उन्हें नष्ट कर दिया था। वो रिपोर्ट पुलिस के हाथ जरूर लगनी चाहिए थी, क्योंकि उससे मालूम होता था कि हर किसी के पास अधिकारी के कत्ल का उद्देश्य था, सिवाय आपके। जाहिर है, इसलिए जाहिर है क्योंकि अपने से संबंधित रिपोर्टों वाला लिफाफा नंबर 3 आपने गायब कर दिया था। गायब कर दिया था और तत्काल नष्ट कर दिया था। इसलिए तो मुझे कार्बन कॉपियों की तलाश थी, ताकि ऐसा मैं उनके साथ भी कर सकता। सेक्रेटरी के घर मैं यही सोचकर गया था कि शायद कार्बन कॉपियां उसके फ्लैट पर थी। मैं वहां उन्हें पूरी तरह से तलाश भी नहीं कर पाया था कि पहले वो सेक्रेटरी और फिर वो कमबख्त डॉक्टर वहां पहुंच गया। उन दो व्यवधानों के बाद
मुझे वहां से चले आने में ही अपना कल्याण लगा। कापियां मिल जाती तो क्या करते? ये भी कोई पूछने की बात है। मैं उनमें से भी अपने से संबंधित रिपोर्ट को नष्ट कर देता और बाकी को चुपचाप जाकर पुलिस के लेटर बॉक्स में डालाता। यानी कि आपका मतलब हल ना हुआ? अब हो जाएगा। मुझे अफसोस है कि इतनी सी बात मुझे ना सूझी कि रिपोर्टें भुजाने की सेक्रेटरी ने डिक्टेशन लेकर टाइप की होंगी। उसने मेज पर एक निगाह डाली। सारी डिक्टेशन टाइप कर चुकी हो या अभी कुछ बाकी है? काफी कुछ बाकी है। कोई बात नहीं, मुझे मुझे टाइप भी आती है, शॉर्टहैंड भी। बाकी का काम मैं खुद मुकम्मल कर लूंगा। आप कर लेंगे? सेंसर के साथ अपने खिलाफ जाने वाला हर जिक्र निकालकर। आपने क्यों मेरे पति का कत्ल किया? क्योंकि उसे बजारिया भुजाने, प्रभात और निधि की शादी की खबर लग गई थी और वो वसीयत बदलकर निधि को उससे बेदखल करने को आमादा था। उससे आपको क्या फर्क पड़ता था? पड़ता था कोई फर्क। क्या? क्या ये कि नई वसीयत करते समय वो अपनी चल संपत्ति का भी मौजूदा जायजा लेते और तब आपकी ये पोल खुल जाती कि आप उनके कोई शेयर वगैरह उनकी जानकारी या इजाजत के बिना बेचकर यूं हासिल हुई रकम खुद डकार गए हुए थे। ये किसने कहा? वो हैरानी से बोला। मैंने कहा। मीरा दिलेरी से बोली। ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं थी। ये आज या कल में ही तब सामने आ जाएगा जबकि पुलिस की देखरेख में अधिकारी की तमाम चल और अचल संपत्ति की पड़ताल होगी। हकीकत ये है कि मुझे कभी सूझा तक नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता था। कभी ख्याल तक नहीं आया था मुझे अपने क्लाइंट की अमानत में खयानत करने का। यानी कि आपकी निगाह में क्लाइंट का माल हजम करना अनैतिक है, उसका कत्ल करना अनैतिक नहीं। कत्ल मैंने मजबूरी में किया। कत्ल का कलंक अपने माथे मैंने खुद को आबाद करने के लिए नहीं लगाया, बल्कि किसी और को बर्बाद होने से बचाने के लिए लगाया। किसको? आप जासूसी नॉवलों या फिल्मों जैसा कोई शगुफा तो नहीं छोड़ना चाहते कि असल में निधि आपकी बेटी है? पागल हुई हो? ऐसा कहीं हो सकता है? तो और किसको? दैट्स अनदर स्टोरी। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला। सोमवार शाम को अधिकारी ने मुझे फोन पर भोजानी की निधि और प्रभात की शादी से संबंधित ताजा तरीन रिपोर्ट की बाबत बताया था और ये बताया था कि अब तो क्या करना चाहता था। मैं तुरंत यहाँ पहुंचा था, लेकिन तब तक तुम उसे कार पर सैर कराने के लिए जा चुकी थी। मैं स्टडी में अकेला था। मैंने कंप्यूटर के जरिए 2 चिट्ठियां तैयार कर ली। 2? दूसरी कौन सी? दूसरी वो जो मेरे नाम थी, जिसमें मुझे उसकी मौत की सूरत में पोस्टमार्टम की जिद करने की हिदायत दी गई थी। क्या वो चिट्ठी भी नकली थी? हाँ। उसकी क्या जरूरत थी? सुनती रहो, अभी जरूरत सामने आती है। अब कत्ल के लिए जिस चीज की मुझे जरूरत थी वो जहर था। साइनाइड का वो कंपाउंड मेरा एक क्लाइंट ही चूहे मारने की दवा के तौर पर बनाता था। खंडाला में स्थित उसके कारखाने में से उस कंपाउंड का एक डिब्बा मैं उसकी जानकारी के बिना चुपचाप वहां से उठा लाया था। नींद के जैसे कैप्सूल अधिकारी को प्रेस्क्राइब थी। इत्तेफाक से वो मैं खुद भी खाता था, इसलिए वो मेरे पास भी उपलब्ध थे। जब मेरे सेक्रेटरी ने बताया कि अधिकारी ने फिर फोन किया था और मेरे लिए संदेशा छोड़ा था कि वो फौरन अपनी वसीयत तब्दील करना चाहता था, इसलिए वसीयत की कॉपी के साथ मैं कल 9 बजे उसके पास पहुंचूं, तो मैंने अपने वाले कैप्सूलों में से 2 कैप्सूल खाली किए, उनमें जहर भरकर उन्हें पूर्वता बंद किया और टाउन क्लब की मीटिंग पर रवाना होने से पहले फिर यहाँ पहुंचा। मेरी ये खुशकिस्मती थी कि तब यहाँ पर कोई भी नहीं था। ये डिनर के बाद का वो वक्त था जबकि निधि बाहर इंतजार करते प्रभात के साथ चली गई थी। तुम अपने पति के सारे कामों से फारिग होकर टाउन क्लब की मीटिंग अटेंड करने के लिए रवाना हो गई थी और अभिषेक बकौल खुद विस्की से टुन हुआ ऊपर अपने कमरे में मरा पड़ा था। उस सुखद संयोग से ही मुझे लगा कि देवता मेरे दाएं थे। उनकी मेरे उस काम में हामी थी जो कि मैं वहां करने आया था। स्टडी में मैंने अधिकारी से हल्की फुल्की 1-2 बातें की, जिनके दौरान उसकी निगाह बचाकर मैंने प्लेट में तुम्हारे द्वारा वहां रखे हुए 2 कैप्सूल उठा लिए और उनकी जगह अपने साथ लाए जहर वाले कैप्सूल रख दिए।
इट वॉज एज इजी एज दैट। और प्लेट में उठाए कैप्सूलों को खाली करके उनके खोल मेरे कमरे में प्लांट कर दिए। जाहिर है ये भी कोई पूछने की बात है। तो आप कबूल करते हैं कि आप हैं मेरे पति के कातिल? लो, इतनी देर से और क्या कह रहा हूं मैं। अब कोई कसर रह गई ये बात कबूल करने में? भोजानी का भोजानी का कत्ल क्यों किया? क्योंकि उसने मुझे अधिकारी के सिरहाने प्लेट में रखे कैप्सूलों को बदलते देख लिया था। बदकिस्मती से अधिकारी से मिलने आने का उसने भी वो ही वक्त चुना था जबकि मैं स्टडी में था। वो कमबख्त कभी मेन डोर से नहीं आता था, हमेशा स्टडी के टेरेस पर खुलने वाले दरवाजे से भीतर दाखिल होता था। वो ऐन उस वक्त उस दरवाजे पर पहुंचा था जबकि मैं कैप्सूल बदल रहा था। ओह! अगले दिन जब उसे अधिकारी की मौत की खबर लगी तो वो सब भांप गया। कल दोपहर को उसने मेरे ऑफिस में मुझे फोन किया और अपनी खामोशी की। जानती हो मेरे से कितनी कीमत मांगी? कितनी कीमत मांगी? 5 लाख रुपए। कातिल की बाबत जुबान बंद रखने की ये कोई बड़ी कीमत तो नहीं। मेरे पास कहाँ रखा था इतना रुपया? इंतजाम करने के लिए मैंने वक्त मांगा। उसने मुझे शाम तक का वक्त दिया और बताया कि अपनी सेक्रेटरी को उसने किसी काम से मुंबई भेज दिया हुआ था, इसलिए शाम को ऑफिस में या मैं होता या वो होता। उसकी फोन कॉल से घबराया हुआ मैं फौरन ही वहां पहुंच गया। मैंने पाया कि ऑफिस का प्रवेश द्वार लॉक नहीं था। भीतर दाखिल हुआ तो फाइलिंग कैबिनेट का ताला टूटा मिला। वो सब माजरा तो मेरी समझ में न आया, लेकिन वहां का माहौल मुझे रास आया। उसकी मेज के एक दराज में मुझे विस्की की एक खुली बोतल पड़ी मिली। मैंने उसमें उसी जहर की एक मिकदार मिला दी जो कि मैंने अधिकारी पर इस्तेमाल किया था और चुपचाप वहां से खिसक आया। उसके होठों पर कुटिल मुस्कुराहट आई। नतीजा सुखद निकला। मेरे पर मेहरबान होना क्यों जरूरी समझा? मेरे पति के कत्ल तक ही सब्र क्यों न कर लिया? उस फर्जी चिट्ठी की सूरत में उसके इल्जाम में मुझे फंसाने का सामान क्यों किया? क्योंकि मामला जहर का था और जो जहर मैंने अधिकारी को दिया था उसके बारे में मुझे कतई जानकारी नहीं थी कि इंसानी जिस्म पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती थी। कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया तो क्या छुपती, अप्रत्यक्ष भी हो सकता था कि न छुपती, और किसी से नहीं तो डॉक्टर परमार से छुपती। यानी कि मेरे सामने इस बात की पूरी संभावना थी कि शायद शायद अधिकारी की मौत को स्वाभाविक मौत न माना जाता और लाश को स्वाभाविक तौर पर ही जला दिए जाने की जगह पोस्टमार्टम की नौबत आ जाती, जैसे कि आई। एक बार ये तथ्य उजागर होते ही कि अधिकारी जहर से मरा था, उसके इर्द गिर्द का हर शख्स सस्पेक्ट बन जाता। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने अधिकारी की अपने नाम पोस्टमार्टम की मांग करती वो चिट्ठी तैयार की थी। उसके पीछे लॉजिक ये थी कि अगर कातिल मैं होता तो पोस्टमार्टम की मांग करती उस चिट्ठी की मैंने किसी को हवा न लगने दी होती। मैंने निश्चय ही उसे नष्ट कर दिया होता। उस चिट्ठी को पेश कर देने से ही मैं शक से बरी हो जाता, जैसा कि हुआ। मेरा सवाल दूसरी चिट्ठी की बाबत था। वो चिट्ठी मुझे यकीन था कि तुम्हारे हाथ लगनी थी, क्योंकि यहाँ की रूटीन ही ऐसी होती थी कि जो पहला शख्स स्टडी में कदम रखता था वो ब्रेकफास्ट की ट्रे के साथ तुम होती थी। मुझे पता था कि वो चिट्ठी तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे हाथ लगनी थी और तुमने निश्चय ही उसे पढ़ के फाड़ देना था। तुम उस चिट्ठी को पुलिस को सौंपती तो वो तुम्हारी और डॉक्टर परमार की आशनाई को उजागर करती, जो कि तुम हरगिज न चाहती। यानी कि तुम चिट्ठी की बाबत पूरी तरह से खामोश रहती। ठीक? मीरा ने सहमति में सिर हिलाया। अब तो डॉक्टर परमार की ही पहल से पोस्टमार्टम की नौबत आ गई थी। ऐसा न होता तो मैं अपने वाली चिट्ठी पेश कर देता और पोस्टमार्टम की मांग करता। पोस्टमार्टम का नतीजा ये सामने आता कि अधिकारी जहर से मरा था। ऐसे हालात में बीवी का शक के दायरे में आना स्वाभाविक होता है। तुम्हारे कमरे में से खाली कैप्सूलों की बरामदी और गैरेज में जहर के डिब्बे की बरामदी उनके शक को और भी मजबूत कर देती। यानी कि मीरा हैरानी से बोली, मेरे खिलाफ आपने जो कुछ किया जानबूझ के किया, इस मंशा से किया कि मेरे पर कत्ल का इल्जाम आए और मैं उसकी सजा पाऊं? हाँ, ऐसा ऐसा क्यों किया आपने? तुमसे बदला उतारने की खातिर। बदला?
जिसका मौका मुझे एक पंथ दो काज की तरह मिल रहा था। मेम साहब, कभी तुम्हारी धौंस थी, समझो कि आज मेरी धौंस है। धौंस? कैसी धौंस? क्या कह रहे हैं आप? याददाश्त इतनी कमजोर नहीं तुम्हारी। तुम सब जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। कितनी बार तुमने मुझे अपना राजदां बनाकर मेरे सामने ये रोना रोया था कि तुम अपनी शादी से नाखुश थी, और मुझे ये सोचने पर मजबूर किया था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई जगह थी। जब अपने इन्हीं जज्बात को मैंने तहरीर दी तो तुमने बात को हंसी में उड़ा दिया। यूं जाहिर किया कि मैं तुम्हें कोई चुटकुला सुना रहा था जिस पर तुम्हारा हंसना लाजमी था। क्या कह रहे हैं आप? आप गंभीर हैं? जो कुछ भी आप कह रहे हैं उस बाबत, यानी कि आपने मेरे लिए अपने मामूली आकर्षण को, जो कि किसी भी दूसरी नौजवान लड़की के लिए हो सकता है, ख्वाहिश बना लिया। ख्वाहिश को जिंदगी का मकसद बना लिया। जिंदगी के मकसद को प्रतिकार की ज्वाला में झोंक दिया। मेरी शादी के बाद की पहली होली पर जो हरकत आपने मेरे साथ की थी, उस पर मैं हंसती ना तो और क्या करती। उसको गंभीरता से लेती और खुद ही आपकी खिदमत कर देती, या जाकर अपने पति से शिकायत करती कि उनका वकील मेरे पर निगाह मैली कर रहा था। मैंने बात को हंसी में उड़ाकर आपकी लाज रखी, क्योंकि आप मेरे बाप की उम्र के हैं। अधिकारी भी, वो तड़प कर बोला, तेरे बाप की उम्र का था पाखंडी औरत। मीरा के मुंह से बोलना फूटा। वो हक्की बक्की सी उसका मुंह देखने लगी। उस क्षण उसने साबले की आंखों में नफरत की ऐसी ज्वाला धधकती देखी कि उसके प्राण कांप गए। कुछ क्षण खामोशी रही, लेकिन मैं, फिर वो अपेक्षाकृत नम्र स्वर में बोला, फिर भी तुम्हारी तरफ हूं। पहले भी कहा था, अब फिर कहता हूं। आपकी मनोकामना पूरी हो जाती, आपका बदला चूक जाता, मैं अपने पति के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो जाती, तो आपकी तरफदारी मेरे किस काम आती? ये सब हो जाता तभी तो काम आती मेरी तरफदारी। तब मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ता और तुम्हें बाइज्जत बरी करा के दिखाता। तब तुम्हें मेरी कद्र होती। तब तुम्हें एहसास होता कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी को निश्चित बर्बादी से बचाकर मैंने तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया था। और तब मैं एहसानमंद होती, पनाह मांगती आपकी बाहों में आकर गिरती। यकीनन जिंदगी वो नयामत है जो एक बार तुम्हें खुदा से हासिल हुई और दूसरी बार उसने अपनी छाती ठोकी शेखर साबले से हासिल होती। मिस्टर साबले, मीरा तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोली, आपका दिमाग हिल गया है। आप पागल हो गए हैं। हो क्या गए हैं? मुझे लगता है आप हैं ही पागल। मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना। अब जब तुम्हें एक पागल के पागलपन का शिकार होना पड़े तो तुम भी बुरा ना मानना। तब साबले के चेहरे पर ऐसे वहशी भाव आए कि वो सहम कर चुप हो गई। साबले ने अपनी एक जेब में से नीले रंग की एक छोटी सी वैसी ही शीशी निकाली जैसी में कि उसके पति के नींद के कैप्सूल आते थे। मुस्कुराते हुए अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली में पकड़कर उसने वो शीशी मीरा के सामने की। मीरा उसके बताए बिना भी समझ गई कि उस शीशी में क्या था। उसके सारे शरीर में ठंडक की लहर दौड़ गई। ठंडे माहौल में भी उसे लगा जैसे उसके माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा आई थी। थोड़ा सा ही बचा है, वो बोला, लेकिन तुम्हारे लिए काफी होगा। डाक खाने से डॉक्टर परमार सीधा अधिकारी की कोठी पर पहुंचा। बैंक उसे नहीं जाना पड़ा था, क्योंकि उसका मकसद डाक खाने ही हल हो गया था। उस घड़ी उसे वहां किसी के होने की गारंटी थी तो केवल मीरा की, जो कि जरूर पीछे गैरेज के ऊपर के कमरे में तब भी शॉर्टहैंड की कॉपियों और टाइपराइटर से उलझी हुई थी। मुख्य द्वार पर पहुंचकर उसने कॉल बेल बजाई। कोई उत्तर न मिला। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाकर उसे धक्का दिया तो पाया वो खुला था। वो दरवाजा उसे अक्सर वैसे ही खुला मिलता था। पता नहीं मुल्क में रामराज आ गया था या घर वालों की निगाह में इलाके के तमाम चोर उचक्के कहीं और माइग्रेट कर गए थे। उसने भीतर कदम रखा तो हॉल में अंधेरा पाया। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद किया और आगे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। वो पहली मंजिल पर पहुंचा। घर में कोई था नहीं, या जो कोई था वो उसके सामने नहीं था। दोनों ही तरीकों से वो फायदे में था और अपने उस काम निर्विघ्न अंजाम दे सकता था जिसे करने के लिए वो वहां आया था, जैसा काम वो पहले आदर्श में प्रभात के कमरे में करके आया था।
ऊपर के 5 कमरों में से अभिषेक का कमरा कौन सा था उसे नहीं मालूम था, लेकिन जिस पहले दरवाजे पर उसने दस्तक दी और फिर उसे खोला, उसके भीतर एक कुर्सी की पीठ पर ट्विंट का वो कोट टंगा हुआ था, जो उसे निश्चित रूप से मालूम था कि अभिषेक का था। उसने वैसे ही उस कमरे को टटोला, जैसे कि वो पहले प्रभात के होटल के कमरे को टटोल कर आया था। वहां भी उसे वो चीज न दिखाई दी जिसकी की उसे तलाश थी। वो बाहर निकला और दरवाजे को पूर्वता बंद करके नीचे की तरफ बढ़ा। वो हॉल भी पहुंचा तो उसे कहीं से घंटी बजने की धीमी आवाज आई। वो ठिठका। उसने अनुभव किया वो मेन डोर की कॉल बेल की आवाज नहीं थी जो कि हॉल में बजती थी। वो रह रहकर कहीं और बज रही थी। कहाँ? स्टडी में। वो स्टडी की तरफ बढ़ा, तभी घंटी बजनी बंद हो गई। निश्चय ही उस शख्स का दिमाग हिला हुआ था, जो पलक झपकते ही परस्पर विरोधी बातें करने लगता था। आप मेरी जान लेना चाहते हैं? वो विचलित स्वर में बोली। जरूरी है, साबले सहज भाव से बोला। इस जहर से? ये भी जरूरी है। अभी जो आप मेरा तरफदार बनके दिखा रहे थे, मुझे फंसा के भी बचा लेने का दम भर रहे थे, अपनी बाहों को मेरी पनाहगाह बता रहे थे, मुझे जिंदगी जैसी नयामत से नवाजने का ऐलान कर रहे थे, वो वो तमाम जज्बात फर्जी थे। वो सब कुछ जब होता तो होता। वो तनिक झुंझुलाई सुर में बोला। वो एक सपना था जो मैंने देखा और जिसकी तामील तभी मुमकिन थी जबकि मेरा राज राज बना रहता। अब मौजूदा हालात ऐसे बन गए हैं कि पुलिस को एक शिकार परोसना जरूरी है ताकि ये केस क्लोज हो सके। वो शिकार तुम बनोगी। मैं? हाँ, तुम। उनकी निगाह में सस्पेक्ट नंबर 1 अभी भी तुम ही हो और देर सवेर उनका शिकंजा तुम्हारे गिर्द कसना ही है। जब उन्हें इतना यकीन है कि मुजरिम मैं हूं, तो फिर देर किस लिए? वो इसलिए क्योंकि छोटी जगह की पुलिस को कत्ल जैसे केस का कोई तजुर्बा नहीं होता। वो सब इंस्पेक्टर कहता था कि लोनावला में पता नहीं पहले कब कोई ऐसी कत्ल की वारदात हुई थी, इसलिए वो लोग हर कदम फूंक फूंक कर चौकस करके उठाना चाहते हैं। वो पहले केस के हर पहलू की तफ्तीश मुकम्मल करना चाहते हैं और केस से ताल्लुक रखते हर शख्स की मुकम्मल पड़ताल करना चाहते हैं। उनकी ये अतिरिक्त सावधानी मेरे खिलाफ जा सकती है, इसलिए अब मेरे लिए ये जरूरी हो गया है कि फोकस किसी और पर, तुम्हारे पर बने। ये केस क्लोज हो और उन्हें वो बात अहम न लगे जो कि बैड लक की तरह कल मेरे गले पड़ गई थी। कौन सी बात? हर बात जान के मरना चाहती हो? कौन सी बात? वो भी सुन लो। भोजानी के ऑफिस वाली मंजिल पर एक स्टॉक ब्रोकर का दफ्तर है। कल जब मैं भीतर विस्की की बोतल के साथ अपना काम करके भोजानी के ऑफिस से निकल रहा था और अपने पीछे ऑफिस का दरवाजा पूर्वता बंद कर रहा था, तो बदकिस्मती से ऐन उसी वक्त वो स्टॉक ब्रोकर अपने ऑफिस से बाहर निकला था। कमीना चुपचाप सीढ़ियों की तरफ चल दिया होता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन वो तो रुक कर मेरे से बात करने लगा, ये साबित करके दिखाने लगा कि वो कितना सोशल था। खुद ही बोला, भोजानी की तलाश में है? वो तो आज आया ही नहीं लगता ऑफिस में। मैं सहमति में सिर हिलाता उसके सामने से गुजरा। मेरी हरकत के साथ साथ ही कमीने की गर्दन घूमती गई। आप ये कहना चाहते हैं कि भोजानी के कत्ल की खबर लगने के बाद उसने पुलिस को आपकी बाबत बताया होगा? खुद नहीं बताया होगा तो पुलिस ने खोद खोद कर पूछ लिया होगा। अपनी तफ्तीश के दौरान आस पड़ोस से ऐसी पूछताछ पुलिस करती है। उस फ्लोर पर स्थापित हर शख्स से तो पुलिस से ऐसी पूछताछ निश्चित रूप में हुई होगी। तब उस स्टॉक ब्रोकर ने पुलिस को मेरी बाबत जरूर बताया होगा और हुलिये के बयान से पुलिस को सूझ गया होगा कि वो आप थे। हाँ, उसने बहुत गौर से मेरी सूरत देखी थी। उसने बहुत बारीकी से मेरा हुलिया बयान किया होगा। इस बाबत अभी तक पुलिस आप तक पहुंची नहीं? नहीं, लेकिन पहुंचेगी जरूर। अब ऐसा होने से पहले मैंने असली अपराधी उन्हें परोसना है ताकि उन्हें मेरे से सवाल करना गैर जरूरी और बेमानी लगने लगे। वो असली और रेडीमेड अपराधी तुम बनोगी, जिसने की पुलिस का शिकंजा अपने गिर्द कसता जानकर वही जहर खाकर आत्महत्या कर ली जो कि उसने पहले अपने पति को और फिर उस प्राइवेट डिटेक्टिव को खिलाया था। ये शॉर्टहैंड की कॉपियां और ये टाइप शुदा रिपोर्टें
तुम्हारे अधिकार में होना तुम्हारे खिलाफ अपने आप में सबूत होगी। ओह, सो देयर। बड़ी देर में कहा। क्या सो देयर? जब से आए हैं तब से पहली बार। उसके चेहरे ने कई रंग बदले। मेरी खिल्ली उड़ा रही है? वो बड़े हिंसक भाव से बोला, ये जानते हुए कि मौत सामने खड़ी है। मैं मरने से नहीं डरती। मैं तो डरता हूँ, तभी तो खुद को बचाने के लिए तुम्हारी मौत का सामान कर रहा हूँ। उसने शीशी का ढक्कन खोलकर मेज पर डाल दिया और फिर उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। मैं चिल्लाऊंगी। मुझे ऐतराज नहीं, सिर्फ एक बार चिल्ला पाओगी। उतने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि मुझे फायदा होगा। क्या तुम चिल्लाने के लिए मुंह खोलोगी तो ये जहर तुम्हारे हलक में उड़ेलना मेरे लिए आसान होगा। उसने एक कदम और उसकी तरफ बढ़ाया। जरा रुकिए, सुनिए, प्लीज। वो ठिठका। अपनी मनमानी करने से पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए। ये जान के जवाब दीजिए कि आप मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। क्या पूछना चाहती हो? आप कहते हैं कि आपने मेरे पति का कत्ल इसलिए किया क्योंकि उन्हें प्रभात और निधि की शादी की खबर लग चुकी थी। मेरे पति अगर वसीयत बदलकर निधि को बेदखल कर देते तो इस बात से आपको क्या फर्क पड़ता था? आपने कबूल किया था कि आपको फर्क पड़ता था, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या फर्क पड़ता था। मेरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले इस सवाल का जवाब मुझे मालूम हो। वो सोचने लगा। क्या मजबूरी थी आपके सामने कत्ल की? किसको बर्बाद होने से बचाने के लिए कत्ल का कलंक आपने अपने माथे लगाया? मैं नहीं बता सकता, लेकिन शट अप एंड गेट रेडी टू डाई। मैं बताता हूँ। वो एक नई आवाज थी। मीरा ने चौंक कर आवाज की दिशा में देखा। सीढ़ियों की तरफ से दरवाजा खोलकर डॉक्टर परमार भीतर कदम रख रहा था। मैं बताता हूँ, डॉक्टर बोला। प्रभात की खातिर किया इन्होंने ये सब कुछ, जो कि इनका बेटा है, इनकी इकलौती औलाद है, इनका खून है। साबले उसके एकाएक वहां आगमन से भी ज्यादा उसकी उस बात से चौंका। प्रभात इनकी उस बीवी से जनी औलाद है जिसके साथ इनका बाल विवाह हुआ था और जिसे शुरू में ही ये एक गुनाह की तरह छुपाए हुए थे। थिएटर का सौदाई इनका इकलौता जरायम पेशा सजा याफ्ता बेटा, जो न पहले कुछ बन सका और जिसके न आगे कुछ बन सकने की उम्मीद इन्हें थी, एकाएक एक ऐसी लड़की से शादी कर बैठा जो कि 1.5 करोड़ की चल और इनसे कहीं ज्यादा की अचल संपत्ति में 1/3 की हिस्सेदार थी। ये दौलत जो बहुत जल्द निधि और प्रभात की, यानी कि पति पत्नी की सांझी प्रॉपर्टी बनने वाली थी और जो इनके बेटे का भविष्य संवार सकती थी। मिस्टर अधिकारी की कलम के एक स्ट्रोक से हाथ से निकल सकती थी। इन्होंने ऐसा ना होने दिया। निधि की खातिर नहीं, प्रभात की खातिर। इन्होंने वसीयत में तब्दीली की नौबत आने से पहले ही वसीयत करने वाले की मौत का सामान कर दिया। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि कत्ल का कलंक अपने माथे इन्होंने खुद को आबाद करने के लिए नहीं, बल्कि किसी और को, प्रभात को बर्बाद होने से बचाने के लिए लगाया। तुमने तुमने साबले के मुंह से निकला। सब सुना? हाँ, मैं बहुत देर से सीढ़ियों पर मौजूद था। कैसे पहुंच गए? उस घंटी की वजह से जो यहां से कोठी की स्टडी में बजती है। घंटी? हाँ, घंटी। वकील साहब, ये समझिए कि उस घंटी ने ही आपकी घंटी बजाई। तुम्हें कैसे मालूम है कि प्रभात मेरा बेटा है? आप कहिए कि ये झूठ है? है ही। तुम्हारे कहने से वो मेरा बेटा हो जाएगा? सबूत पेश करने से तो हो जाएगा। सबूत? ये सर्टिफिकेट देखिए। उसने एक कागज साबले के सामने लहराया, जो महाराष्ट्र सरकार की आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की तरफ से प्रभात को किसी ड्रामे में हिस्सा लेने की एवज में मिला है। इस पर नाम की जगह देखिए क्या दर्ज है, प्रभात कुमार साबले। मैं क्या अकेला साबले हूँ? महाराष्ट्र में हजारों बल्कि लाखों साबले होंगे, जरूर होंगे, लेकिन पुत्र को गोद में बिठाए पिता के साबले नाम के हजारों हम शक्ल तो नहीं होंगे महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान में या इस दुनिया में। क्या मतलब? मतलब ये देखिए, सर्टिफिकेट की तरह ही डॉक्टर ने साबले के सामने 8x10 के आकार की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लहराई। इसमें आपकी गोद में जो बच्चा बैठा दिखाई दे रहा है वो मुश्किल से 5 साल का है, लेकिन जो अंधे को भी दिखाई दे सकता है कि प्रभात है।
साबले ने जोर से थूक निकली। रही सही कसर पोस्ट ऑफिस का ये रिकॉर्ड पूरी कर देगा कि आप हर महीने की पहली तारीख को 1,000 रुपए का एक मनी ऑर्डर सागली के करीब स्थित शिरौल नाम के गांव के पते पर श्रीमती निर्मला ताई साबले के नाम भेजते हैं। साबले के चेहरे पर सख्त हैरानी के भाव आए। सो देयर, मीरा उसके अंदाजे बयां की नकल करती हुई बोली, कहां से मिली ये दोनों चीजें? प्रभात के आपके फरजदे आलम के होटल के कमरे में से। तुमने चोरी की? बताइए। 2 खून कर चुका और एक और खून करने को आमादा शख्स मुझे चोरी का ताना दे रहा है। मैं एक और खून करने को आमादा नहीं था। आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने सब सुना है। मैं 2 और खून करने को आमादा हूं। क्या मतलब? मीरा से तुम्हारी मोहब्बत जग विदित है। जब तुमने यहाँ आकर देखा कि इसने आत्महत्या कर ली थी, तो इसके वियोग में तुमने भी आत्महत्या कर ली। यानी कि डॉक्टर उपहासपूर्ण स्वर में बोला, जो जहर आप मीरा को खिलाने जा रहे थे, अब वो आधा आधा हम दोनों में प्रसाद की तरह बांटेंगे? नहीं, इस पर तो मीरा का ही नाम लिखा है। तुम्हारे लिए मेरे पास गोली है। गोली? पिस्तौल की। एकाएक साबले के हाथ में एक पिस्तौल प्रकट हुई। अब बराए मेहरबानी हिलना नहीं। डॉक्टर हकपकाया। नर्वस भाव से उसने अपने एकाएक सूख आए होठों पर जुबान फेरी। साबले यूं हथियार बंद निकल आएगा, इसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पिस्तौल पर निगाह पड़ते ही मीरा के मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली। वो उछलकर अपने पैरों पर खड़ी हुई। खबरदार, साबले कड़क कर बोला, हिलना नहीं। आतंकित मीरा कुर्सी के करीब थमक कर खड़ी हो गई। लिहाजा साबले के होठों पर एक क्रूर मुस्कुराहट आई। बाजी अभी भी मेरे हाथ में है। तुम बच नहीं सकते। डॉक्टर खोखले स्वर में बोला। अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, फिर भी कोशिश कर देखने में क्या हर्ज है? मुस्कुराहट उसके चेहरे से पूछ गई और उसका स्थान एक असहाय सी संजीदगी ने ले लिया। अधिकारी की मौत का सामान करते वक्त मैंने अपने आप को ये तसल्ली दी थी कि वो तो वैसे भी चंद दिनों का ही मेहमान था, इसलिए उसकी मौत अब क्या और थोड़ी देर बाद क्या, मीरा का भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं, इसकी मुझे गारंटी थी। ये गिरफ्तार हो भी जाती तो इसकी गिरफ्तारी निहायत वक्ती होती। मैं शर्तिया इसे बरी करा देता। सब बेड़ा गर्क उस डिटेक्टिव ने किया और अब तुमने किया। जैसे वो एकाएक सोमवार रात स्टडी में पहुंच गया था, वैसे ही एकाएक अब यहाँ तुम पहुंच गए हो। खैर, कोई बात नहीं। जैसे तब हालात काबू से बाहर नहीं हुए थे, वैसे अब भी नहीं होंगे। आज हैट नहीं दिखाई दे रहा आपके सिर पर, या रात को ही पहनते हैं? हैट की क्या बात है? साबले की भवें उठी। सोमवार रात को जब भोजानी यहाँ पहुंचा था, तो उसकी सेक्रेटरी आलोका उसके साथ थी, जिसे कि उसने बाहर सड़क पर कार में ही बैठा रहने दिया था। उसने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया था जिसे कि भोजानी की गैर हाजिरी में उसने कोठी से बाहर निकलते देखा था। वो उसका हुलिया बयान नहीं कर पाई थी। पोशाक की बाबत भी वो इतना ही बता पाई थी कि वो सिर पर हैट पहने था। आपके अलावा 2 ही और मर्द थे जिन पर कातिल होने का शक किया जा सकता था। एक प्रभात और दूसरा अभिषेक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दोनों के कमरों की तलाशी ली थी। कोई हैट मुझे किसी के सामान में मौजूद नहीं मिला था। मैंने उन दोनों में से किसी को भी कभी हैट पहने देखा भी नहीं। फिर भी ये सोचकर उनके कमरों की तलाशी ली कि शायद सूरज छुपाने की नियत से सोमवार की रात को उनमें से किसी ने हैट पहना हो, लेकिन ऐसा नहीं था। उन दोनों में से किसी के पास तो हैट था ही नहीं, इसलिए वो हैट वाला मैं था। इसलिए वो हैट वाले आप हो सकते थे। मैंने आपको कई बार हैट पहने देखा है। आप फैशनेबल आदमी हैं और अंग्रेजों की तरह सूट बूट हैट डाल के रखने के आदी हैं। इस वक्त तो मैं हैट पहने हुए नहीं हूँ, शायद इसलिए क्योंकि इस वक्त दिन है और मौसम गर्म है। रात को या सुबह सवेरे की ठंडक में आप हैट पहनने को तरस देते होंगे। ये कोई सबूत नहीं। मुझे कबूल है आपकी बात, लेकिन ये बात आपकी तरफ फोकस तो बनाती थी, जैसे ये बात बनाती थी कि आप भी मेरे पेशेंट रह चुके हैं और मेरे क्लिनिक का मेडिकल रिकॉर्ड ये बताता है कि नींद के जो कैप्सूल मैंने मिस्टर अधिकारी को प्रेस्क्राइब किए थे, वो आपको भी प्रेस्क्राइब किए थे। यानी कि उन कैप्सूलों की
आपके पास मौजूदगी स्वाभाविक बात थी, यानी कि मिस्टर अधिकारी के सिरहाने पड़े कैप्सूलों को ही खाली करके उनमें जहर बनने की जरूरत आपको नहीं थी। जहर भरे वैसे दो कैप्सूल आप बड़े आराम से, बड़ी इत्मीनान से अपने घर बैठकर तैयार कर सकते थे। ये भी कोई सबूत नहीं। अब जरूरत भी क्या है इन सबूतों की, अब जबकि आप कबूल कर ही चुके हैं कि ऐसे लोगों के सामने जिन्हें कोई बात दोहराने का मौका नहीं मिलने वाला। लेकिन जब आप बस बस बहुत बातें हो चुकी, खामोश हो जाओ, फिर आवाज ना निकले। डॉक्टर ने होठ भींचे। मुझे तुम्हारे करीब आकर उसने एक कदम डॉक्टर की तरफ बढ़ाया। तुम्हारी कनपट्टी से लगाकर पिस्तौल चलानी होगी और पिस्तौल तुम्हारे मुर्दा हाथ में थमानी होगी ताकि लगे कि गोली तुमने खुद चलाई थी। इसलिए चुपचाप टिक के खड़े रहो। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। मीरा के दोनों हाथ उस कुर्सी की पीठ पर पड़े जिस पर से वो उठकर खड़ी हुई थी और जिसका रुख उन दोनों की तरफ था। साबले के अगला कदम आगे बढ़ाते ही उसने पूरी शक्ति से कुर्सी को साबले की तरफ धकेला। अपने पहियों पर निशब्द लुढ़की वो कुर्सी पूरे वेग से साबले की टांगों से टकराई। साबले का संतुलन बिगड़ गया। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर हवा में उछली और फिर पता नहीं कहां जाकर गिरी। बदले हालात का डॉक्टर ने तुरंत फायदा उठाया। उसने अपने दाएं हाथ का एक भरपूर घूंसा साबले के जबड़े पर रसीद किया। एक ही घूंसे में साबले धराशायी हो गया और दरवाजे के करीब गिरा, वहीं गिरा पड़ा रह गया। डॉक्टर लपक कर मीरा के पास पहुंचा। उसने आश्वासन पूर्ण भाव से उसका कंधा थपथपाया तो वो उसके साथ आ लगी। अरे, डॉक्टर बोला, तुम तो कांप रही हो, थर-थर कांप रही हो। कांपू ना तो और क्या करूं, वो सुबकती सी बोली। कितना बाल बराबर फर्क रह गया था जिंदगी और मौत में। मुझे तो खुशी होती। किस बात की? मर जाने की? हाँ, जीती जी तो करीब आ ना पाया मैं तुम्हारे। मर के तो इकट्ठे पहुंचते अपने बनाने वाले के रूबरू। ओ शट अप! एकाएक उसके नेत्र फैले। श्याम, क्या हुआ? डॉक्टर हड़बड़ाया। उधर देखो। जब तक डॉक्टर ने निर्देशित दिशा में निगाह उठाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साबले एकाएक फर्श पर से उठा और वहां से निकल भागा था। खुले दरवाजे से आगे गोल सीढ़ियों पर थप थप पड़ते उसके कदमों की आहट ही अब उन्हें सुनाई दे रही थी। भाग गया, मीरा के मुंह से निकला। भाग जाने दो, डॉक्टर लापरवाही से बोला। भागकर जाएगा कहाँ? उसकी गिरफ्तारी अब महज वक्त की बात है। अलबत्ता भागकर उसने अपने गुनाह को खुद ही मुहर बंद कर लिया है। वो वकील है, उससे बेहतर कौन जानता है कि यूं भागना गुनाह का सबूत होता है। फ्लाइट इज एन एविडेंस ऑफ गिल्ट। ओह, अब चलो यहां से। कहाँ? कोठी में। और कहां? ताकि पुलिस को फोन करके उन्हें नए हालात से वाकिफ कराया जा सके। टाइप तो अभी बहुत बाकी है। उसकी अब कोई जरूरत नहीं। इस बाबत अब जो कुछ करना होगा पुलिस खुद करेगी। अब हमें ये जानकर कुछ हासिल नहीं होने वाला कि इन रिपोर्टों में क्या है। असलियत तो पहले ही सामने आ चुकी है। इसमें हमारी बाबत उल्टी सीधी बातें हैं। क्या हमें उन्हें सेंसर नहीं करना चाहिए? कोई जरूरत नहीं। हमारे अफेयर की बात तुम्हारे पति के शक की मिजाज की उपज थी। केस हल न हो चुका होता तो पुलिस के लिए उसकी ये अहमियत होती कि वो बातें तुम्हारे लिए या मेरे लिए या हम दोनों के लिए कत्ल का उद्देश्य मानी जाती। अब जबकि असली कातिल सामने आ चुका है तो पुलिस को हमारे कथित अफेयर से संबंधित बातों से क्या लेने देना होगा? बदनामी तो होगी। कातिल समझा जाने से ज्यादा? नहीं, उससे ज्यादा तो नहीं। वही तो। अब जब आपस में पर्दादारी नहीं रही तो दुनिया से क्या पर्दादारी? नो। मीरा ने सहमति में सिर हिलाया। पुलिस तत्काल कोठी पर पहुंची। डॉक्टर परमार ने जल्दी जल्दी सब इंस्पेक्टर मुंडे को सारी कहानी सुनाई। तत्काल मुंडे ने शेखर साबले की गिरफ्तारी के लिए ऑल पॉइंट बुलेटिन इशू कराने का इंतजाम किया। शॉर्टहैंड की नोटबुक्स की अलोका भोसले को वहां बुलाकर शिनाख्त कराई गई और फिर उन्हें कार्डबोर्ड के डिब्बे में वापस बंद करके और डिब्बा सील करके खंडाला पुलिस स्टेशन भिजवा दिया गया। तब तक अभिषेक, निधि और प्रभात भी वहां लौट आए थे। सारी कहानी प्रभात को मालूम हुई तो तत्काल उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने अपनी जुबानी कबूल किया कि वो वकील शेखर साबले का नालायक बेटा था जो सलीके का कोई काम करने की जगह थिएटर के
नाशुक्रे काम में जिंदगी खराब कर रहा था। जब से वो किशोर अवस्था में पहुंचा था, तभी से वो अपने पिता के ये ताने सुनता आ रहा था कि वो महान दानिशमंद वकील शेखर साबले का बेटा नहीं निकला था, बल्कि अपनी अनपढ़ गवार बदअक्ल बदशक्ल माँ का बेटा निकला था। उन तानों से छलनी प्रभात ने खुद ही ये बात अपनी जुबान पर लाना बंद कर दिया था। वो शेखर साबले का इकलौता बेटा था। उसने कहा कि निधि की वजह से, जिससे कि वो मुंबई में मिला था, उसे लोनावला आना पड़ा था, वरना वो तो अपने पिता के 100 कोस करीब तक भी कदम नहीं रखना चाहता था। उसने ये भी कबूल किया कि 6 साल पहले सांगली में वो गबन के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ था। उसने उसी कंपनी के गल्ले में हाथ डाला था जिसमें कि वो बतौर क्लर्क भर्ती था, लेकिन पकड़ा गया था और 6 महीने की जेल की सजा पाकर कदरन सस्ता छूटा था। वो जुर्रत उसने इसलिए की थी क्योंकि वो बचपन से ही सुनता आ रहा था कि आज की दुनिया में पैसा ही प्रधान था, जो कि इंसान के बच्चे की 100 ऐब ढक देता था। अपने ऐब ढकने के लिए ही उसने उस नाजायज तरीके से पैसे वाला बनने की कोशिश की थी, लेकिन खता खाई थी। खामखा उसने अपने माथे पर सजा याफ्ता मुजरिम का बदनुमा दाग लगा लिया था और अपने पिता के इस ख्याल से और भी पुख्ता किया था कि वो एक निकम्मी, नालायक और जिम्मेदार औलाद थी। किसी पर जानलेवा हमले की एवज में अपनी गिरफ्तारी को अलबत्ता उसने गलत और अपनी बदकिस्मती बताया था। उसने ऐसा नहीं किया था। वो एक फर्जी केस था जो उसके दुश्मनों ने उसके खिलाफ गढ़ा था और इसलिए अदालत में टिक नहीं सका और वो बरी हो गया था। रात 10 बजे खबर आई कि शेखर साबले की कार तुनगरली के करीब एक सुनसान स्थान पर खड़ी मिली थी। कार के भीतर उसकी लाश बरामद हुई थी। बाकी बचा जो जहर वो मीरा को खिलाने को आमादा था, वो उसने खुद खा लिया था और जहर की शीशी तक भी उसके दाएं हाथ में दबी पाई गई थी, जबकि लाश बरामद हुई थी। पुलिस ने शेखर साबले को विष्णु मोहन अधिकारी और सुदेश भोजानी का कातिल करार देकर केस क्लोज कर दिया। आलोका के फ्लैट से शॉर्टहैंड की कॉपियों की चोरी के लिए पुलिस ने डॉक्टर परमार को कड़ी फटकार लगाकर माफ कर दिया। अधिकारी की वसीयत के मुताबिक उसकी जायदाद का बंटवारा हो गया। बंटवारे से पहले यह भी स्थापित हो गया कि साबले ने अधिकारी के शेयरों वगैरह में कोई भांजी नहीं मारी थी। आदमी वो कैसा भी था, वकील जिम्मेदार था। उसने अमानत में खयानत नहीं की थी। अभिषेक के साबले के ऑफिस से अपना प्रोनोट चोरी करके नष्ट कर देने की कहानी साबले की मौत में ही दफन हो गई। उस प्रोनोट का कभी कोई जिक्र न उठा। बंटवारे में एक मुश्त मिली 50 लाख की रकम ने अभिषेक की जिंदगी संवार दी। उसकी फिल्म मुकम्मल हुई और सुपरहिट साबित हुई। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मुकाम पर नाकाम प्रभात थिएटर का सच्चा सौदाई निकला। उसकी लगन रंग लाई। एल्फिंस्टन थिएटर में उनकी पहली कोशिश कामयाब रही, लिहाजा उसने और निधि ने मुंबई जाकर अपना थिएटर ग्रुप खड़ा कर लिया और फिर आइंदा जिंदगी में थिएटर ही उनका पहला और आखिरी मकसद बना रहा। कड़ा वाला और खोपड़े पर गैर कानूनी तौर से हथियार रखने के अलावा कोई और चार्ज साबित न हो सका, लिहाजा आगामी कार्यवाही के लिए उन्हें मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया। ऐसी गिरफ्तारी उन दोनों के लिए कोई नई बात नहीं थी और वो जानते थे कि वो उससे सजा पाए बिना या कोई मामूली सजा पाकर छूट जाने वाले थे। अलबत्ता इस बात का गम कड़ा वाला को हमेशा रहा कि उसका 3 लाख रुपया डूब गया और 3 लाख से कहीं ज्यादा रुपया लोनावला के संभ्रांत लोगों से झटक लेने का मौका हाथ से निकल गया। अधिकारी की मौत के 2 महीने बाद मीरा ने लोनावला से हमेशा के लिए किनारा कर लिया और पूना चली गई, जहां की उसने डॉक्टर परमार से शादी कर ली। परमार ने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस पूना में शुरू कर ली, जिसमें कि मीरा बकायदा हाथ बटाने लगी। दोनों ने कभी दोबारा तफरीहन भी लोनावला या खंडाला का रुख न किया। तो यह था सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास। ऐसे ही मजेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।